हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस यानी कि कक्षा 10 विज्ञान पाठ। हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे थे। हमने एक वीडियो डाल दिया था, ये पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, यानी कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो बच्चे यानी कि वीडियो में नए हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस वीडियो की सहायता से सारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें। तो ज़्यादा ना देर करते हुए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रतिबिंब तक पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में हमने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे समतल दर्पण। क्या दोस्तों? समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या होता है और उससे जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो कैसा बनता है। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण क्या होता है। जो दर्पण दोस्तों हम लोग घरों में अपने यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम लोग जो अपना चेहरा को देखते हैं, तो उसी दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे दर्पण जो एकदम समतल हो, जो कैसे हो? एकदम समतल हो, यानी उनका परावर्तक तल क्या हो? समतल हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला वाला है, कह रहा है कि आभासी एवं सीधा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? आभासी एवं सीधा बनता है। जो हम लोग दर्पण यूज करते हैं घरों में, उस दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब के बारे में दोस्तों पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था विस्तार से। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जा करके पहले पार्ट 1 को देखें, तब जा करके आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों है दूसरा वाला कि प्रतिबिंब जो है समान आकार का बनता है। कहने का मतलब कि जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना बड़ा ही दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब यही है कि जैसे अगर हमारे घर में जो दर्पण है, जो हम जिसमें हम रोज अपना चेहरा देखते हैं, उस दर्पण में अगर हम अपना चेहरा देखेंगे तो जितना बड़ा हमारा चेहरा रहता है दोस्तों, उतना बड़ा ही प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। और तीसरा वाला दोस्तों कह रहा है कि दायां भाग बायां प्रतीत होगा। दायां भाग बायां प्रतीत होता है। कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम दर्पण में देखेंगे तो हमारा जो दायां वाला भाग है वो उसमें कैसा प्रतीत होगा? बायां प्रतीत होगा। और जो बायां वाला भाग है वो कैसा प्रतीत होगा? दायां वाला प्रतीत होगा। हमको सिर्फ देखने में लगेगा। ठीक है दोस्तों। और चौथा वाला क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु रखी रहती है। कहने का मतलब कि दर्पण के सामने, दर्पण से जितनी दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि समान दूरी पर बनता है प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे चित्र में दे दिया है, यहाँ एक समतल दर्पण रखा हुआ है और इसके यू दूरी पर क्या रखा गया है दोस्तों? एक वस्तु रखा गया है और वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित हो रही हैं और टकराने के बाद वापस लौट जा रही हैं। तो उन किरणों को हम लोग पीछे मिलाएंगे तो देखिए ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यही क्या बन रहा है दोस्तों? प्रतिबिंब बन रहा है। और जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा दोस्तों। ठीक है, और मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो ध्यान से देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ झुका हुआ होता है या बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। कहने का मतलब कि इसका जो तल है ये समतल नहीं रहेगा, यानी कि जो परावर्तक तल है यानी ऐसा तल जिसपे प्रकाश किरणें आएँ और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाएं, तो वो तल समतल नहीं रहेगा, मतलब बराबर नहीं रहेगा। वो कैसा रहेगा? या तो बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा या तो फिर अंदर की तरफ झुका हुआ रहेगा। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं दोस्तों। और गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन?
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में। तो देखिए, वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक तल अंदर की तरफ झुका हुआ होता है। वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक तल अंदर की तरफ झुका हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। चित्र में देख लीजिए, यहाँ पे इसका ये देखिए परावर्तक तल है, और ये जो परावर्तक तल है ये क्या है? अंदर की तरफ झुका हुआ है, अंदर की तरफ है कि नहीं दोस्तों? अंदर की तरफ है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और बाहर से देखिए, बाहर से हम लोग क्या किया जाता है? दर्पण में पारे की कलाई की जाती है और एक गाढ़े रंग का पेंट कर दिया जाता है, जिससे ये सामने वाला जो तल है वो क्या बन जाता है? परावर्तक तल बन जाता है। तो इस दर्पण का देखिए क्या है? परावर्तक तल अंदर की ओर झुका हुआ है, इसलिए इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो देखिए, उत्तल दर्पण क्या होता है कि वे दर्पण या वह दर्पण जिनका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। क्या दोस्तों? यानी कि वह दर्पण जिनका परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र में देखिए, ये एक दर्पण है और इसका ये जो परावर्तक तल है देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी उभरा हुआ कह सकते हैं। तो ये दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा दोस्तों। अब आगे हम लोग दोस्तों समझते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए कि गोलीय दर्पण में क्या क्या पॉइंट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब उन चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ध्रुव, यानी कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है दोस्तों। तो जो परावर्तक तल होता है दोस्तों दर्पण में, गोलीय दर्पण में जो परावर्तक तल होता है, उसी के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे परावर्तक तल का मतलब दोस्तों कि जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, उसी तल को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। तो परावर्तक तल का जो बीच वाला हिस्सा होगा, जो एकदम मध्य में होगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। इसे कैपिटल P से हम लोग लिखते हैं। अगला है दोस्तों, दूसरा वाला है वक्रता केंद्र। अब देखिए, वक्रता केंद्र क्या होता है? तो ये जो गोलीय दर्पण है, ये किसी न किसी कांच के गोले से काट कर बनाया जाता है, क्योंकि इन दोनों दर्पणों का जो झुकाव होता है वो एक गोलाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों? गोलाकार होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? यानी कि गोलीय दर्पण को जिस कांच के गोले से काट कर बनाया जाता है, उसी गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे हम लोग किससे लिखेंगे? कैपिटल C से। उसके बाद दोस्तों तीसरा वाला है वक्रता त्रिज्या। अब देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या होगा? भाई, कांच का गोला है तो उसकी त्रिज्या भी होगी। जिस तरह से गोले का केंद्र होता है, उस तरह से क्या होगी? त्रिज्या भी होगी। तो देखिए, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे दोस्तों। और इसे हम लोग किससे लिखते हैं? कैपिटल R से लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं दोस्तों। अब आगे हम लोग समझते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। तो देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं दोस्तों। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से हम लोग लिखते हैं। फिर आगे है दोस्तों फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों? मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं दोस्तों। इसे स्मॉल F से दिखाते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। क्या दोस्तों? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो देखिए क्या संबंध होता है इन दोनों के बीच। तो वक्रता त्रिज्या जो होगी दोस्तों, वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होगी। क्या दोस्तों? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। देखिए कैसे? ये देखिए जो चित्र है आप में, चित्र में देखिए कि अगर हम एक चीज़ देखें तो जो CP होगा, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र C और जो दर्पण का ध्रुव P है, अगर CP को देखें तो CP जो है वो 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? यानी कि CF एक छोटा वाला भाग है और FP
ये वाला भी भाग है, यानी कि जो सीपी रेखा है, सीपी वो दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में? सी एफ और एफ पी। तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के योग के बराबर होगा बड़ा वाला भाग। तो अब देखिए सीपी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सी से पी तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर। तो आर हो गया। अब इधर देखिए, जो सी एफ है और जो एफ पी है, तो एफ से लेके पी तक की दूरी, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहे थे? फोकस दूरी कहे थे। तो स्मॉल एफ वो हो गया। और दोनों दोस्तों दोनों दूरियां क्या हैं? बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु है, जो कैपिटल एफ है वो क्या है? सी पी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो दोनों भाग बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर एफ पी एफ होगा, स्मॉल एफ होगा, तो सी एफ भी क्या होगा? स्मॉल एफ ही होगा। तो एफ प्लस एफ। अब देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। ठीक है दोस्तों, तो ये था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। क्या होता है? आर बराबर 2f। दोस्तों तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, और हम लोग गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों दर्पणों से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे दोस्तों। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो चैनल पे जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाकर मैथ, साइंस सब सब्जेक्ट की वीडियो उसमें पड़ी हुई है, सब देखें। और वीडियो को लाइक करें पसंद आए तो, और अपने सारे दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।